जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे रक्त क्या होता है, रक्त कितने प्रकार के होते हैं, यह हमारे शरीर में किस प्रकार से काम करता है और रक्त के जो प्रत्येक भाग है उनका कार्य हमारा शरीर में किस प्रकार से होता है। उनसे पहले हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट बात है हम लोग उसको जान लेंगे। जैसे देख लीजिए, रक्त का जो अध्ययन है, रक्त का जो अध्ययन किया जाता है उसको सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी कहा जाता है। रक्त का अध्ययन को सेरोटोलॉजी या हेमेटोलॉजी कहा जाता है। रक्त जो है एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक है जो हमारे शरीर में कोलाइड के रूप में पाया जाता है। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है जो हमारे शरीर में कोलाइड के रूप में पाया जाता है। रक्त का पीएच मान है, देख लीजिए, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त का जो पीएच मान है खून का, इसका रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। इंग्लिश में रक्त को ब्लड या हिंदी में इसका दूसरा नाम खून भी होता है। वही देख लीजिए, यदि इसकी मात्रा की बात करें तो मेल में इसकी मात्रा लगभग 5.5 लीटर और फीमेल में इसका मात्रा लगभग 5 लीटर होता है। यानी मेल से जो है, पुरुष से स्त्री में रक्त की मात्रा लगभग आधा लीटर कम होती है। इसका कारण ये होता है कि जो महिलाएं होती हैं उनमें आरबीसी की मात्रा कम होता है और इस वजह से, चूँकि हम लोग जानते हैं आरबीसी का काम होता है रक्त का निर्माण करने में, रक्त का निर्माण करने में सहायक करना, इसीलिए जो महिला में है रक्त की मात्रा कम पाई जाती है। देखिए, रक्त का जो निर्माण है, जो वयस्क व्यक्ति होते हैं उसके हड्डियों का जो बोन मेरो होता है उसमें होता है, हड्डी का बोन मेरो में होता है। रक्त का निर्माण कहाँ होता है? बोन मेरो में होता है। और वहीं भ्रूण में इसका निर्माण लिवर में होता है। भ्रूण में कहाँ होता है? तो लिवर में होता है। यदि हम रक्त की प्रकार की बात करें, पहले प्रकार को जान लेते हैं, उसके बाद रक्त को एक एक करके देखते हैं। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है, देख लीजिए। जैसे अगर हम रक्त का कार्य को कहें तो शरीर में ये जो है ना, परिवहन यानी खाद्य पदार्थों, जो विभिन्न प्रकार के पदार्थ होता है, जैसे उत्सर्जी पदार्थ हो गया, उसको ढोने का उत्सर्जी पदार्थ या किसी प्रकार को उपयोगी हो या फिर हानिकारक पदार्थ। जैसे देख लीजिए, शरीर में फेफड़ा से जब हम लोग सांस लेते हैं तो फेफड़ा से ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न अंग तक पहुंचाना और CO2 को शरीर के विभिन्न अंग से फेफड़ा तक लेकर आना और उसको शरीर से बाहर निकालना, यानी परिवहन का काम कौन करता है? रक्त करता है। दूसरा काम रक्त का है शरीर में ताप का नियंत्रण करना। शरीर में ताप का नियंत्रण का काम भी कौन करता है? तो रक्त करता है। वही देख लीजिए, अगर रक्त का जो एक परिसंचरण होता है, रक्त जो है शरीर में हमारा परिसंचरण की तरह कार्य करता है, यानी प्रत्येक अंग में ये परिवहन करते रहता है। इसकी जो खोज है विलियम हार्वे ने किया था। कौन किया था? विलियम हार्वे ने। देखिए, इससे पहले आपको समझा देना चाहूँगा, रक्त को समझने से पहले आप एक नोट, कोई कॉपी आप पेन लेकर के बैठिए ताकि आप उसको हर एक बात को नोट कर सकें। बाद में आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी होगा। अब देखिए, हम लोग रक्त का, खून का प्रकार को बात करते हैं। यदि ब्लड का हम प्रकार का बात करें तो ब्लड है ना, 2 भागों में बटा होता है। एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है रक्त कणिका। रक्त कणिका, ब्लड सेल। अब देखिए, क्योंकि हम लोग पहले बोले कोलाइड क्या होता है। कोलाइड विलयन वह होता है कि जिसमें ठोस और द्रव की मात्रा मिली होती है लेकिन द्रव की मात्रा अधिक होता है। यानी जब इसको हम किसी भी चीज़ में लेकर के छानने की कोशिश करें तो इस पदार्थ, कोलाइड पदार्थ भी होते हैं जो इसमें अगर हम किसी भी अर्धपारगम्य झिल्ली से अगर पार करना चाहे तो ये पूर्ण रूप से नहीं जा सकता है, बल्कि कुछ भाग रह जाता है। जिस प्रकार देख लीजिए, अगर हम पानी और चीनी का शरबत बनाते हैं तो उसमें जो है ठोस के, चीनी जो है ठोस पदार्थ है और उस पानी में मिला हुआ रहता है, तो चीनी का जो यहाँ पर विलयन जो बना पानी में मिलकर, वो भी एक प्रकार का कोलाइडी विलयन है। तो ऐसे ही रक्त में जो है 2 प्रकार के अवस्था वाले पदार्थ होते हैं। एक होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है रक्त कणिका। अब देखिए, प्लाज्मा जो है ना, ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। और यदि हम बात करें प्लाज्मा की मात्रा को, तो रक्त का जो पूर्ण रक्त की जो मात्रा होती है उनका लगभग 55 से 60% भाग सिर्फ प्लाज्मा पाया जाता है हमारा शरीर में। और यही प्लाज्मा का जो रंग है हल्का पीला होता है, ये फाइब्रिनोजन के कारण होता है। फाइब्रिनोजन के कारण जो प्लाज्मा का रंग है वो पीला देखने में लगता है। यदि किसी व्यक्ति का शरीर में रक्त से अगर यहाँ देख लीजिए, फाइब्रिनोजन को यदि शरीर से बाहर कर दिया जाए तो रक्त का जो है रंग है पीला, प्लाज्मा का रंग जो है पीला नहीं बल्कि सफ़ेद दिखने लगेगा। वहीं देखिए, रक्त जो है थक्का रूप में पाया जाता है। उसको थक्का बनाने का काम प्रोथ्रोम्बिन करता है। यह रक्त को क्या करता है? थक्का बनाता है। इन दोनों को, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन को सीरम के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं इसको? सीरम के नाम जानते हैं। देखिए, अगर प्रकार की बात करें तो पहला तो था प्लाज्मा और दूसरा है रक्त कणिका। प्लाज्मा भी देखिए, प्लाज्मा भी कई प्रकार के पदार्थों से मिलकर के बनी होती है, क्योंकि प्लाज्मा में जो है
अब ये प्लाज्मा, अगर पूरा रक्त की बात करें तो प्लाज्मा 55 से 60%, प्लाज्मा में सिर्फ और सिर्फ 90% जल मिली होती है, यानी बाकी जो पदार्थ होता है वही जल में घुला हुआ रहता है। देख लीजिए यहाँ जल की मात्रा कितनी है, 90%। शेष जो देख लीजिए यहाँ प्रोटीन 60% पाया जाता है। बाकी कार्बनिक पदार्थ, ग्लूकोज, वसा, ये सब टोटल लगभग 10% पाया जाता है। तो ये था रक्त का पहला भाग जो कि प्लाज्मा है, इसको हम लोग देखें। अब आते हैं रक्त का दूसरा भाग। दूसरा भाग को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। दूसरा भाग था रक्त कणिका, जिसको इंग्लिश में ब्लड सेल्स या ब्लड कार्पल्स कहा जाता है। इसकी जो मात्रा है शरीर में, देखिए प्लाज्मा था 55 से 60%, शेष कितना बच गया, 40 से 45%। 40 से 45% रक्त कणिका पाया जाता है, यानी सेल कार्पल्स कितना पाया जाता है, 40 से 45%। अगर हम सेल कार्पल्स यानी रक्त कणिका की प्रकार की बात करें, ये 3 भागों में बांटा हुआ है। ये कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार का। पहला है आरबीसी, दूसरा है डब्ल्यूबीसी और तीसरा है प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। अब पहले हम लोग आरबीसी को समझ लेते हैं, उसके बाद डब्ल्यूबीसी में आएंगे, उसके बाद समझेंगे प्लेटलेट्स क्या होता है। देख लीजिए, आरबीसी की यदि बात करें तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन की मात्रा पाई जाती है। इसी हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण खून का जो रंग है लाल दिखाई देता है। अब हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, एक तो चूंकि खून का लाल कर रखना यही तो कार्य नहीं कराएगा, लाल कर देना। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, जब हम लोग सांस को लेते हैं तो वो फेफड़ा में, चूँकि हृदय क्या करता है, पंप करके रक्त को फेफड़ा में पहुंचा देता है। और हम लोग जब प्रकृति से सांस ले रहे होते हैं उसमें कई प्रकार की गैस मिली हुई रहती है। वायुमंडल से जो हम लोग वायु फेफड़ा के अंदर लेते हैं सांस के माध्यम से, उसमें कई प्रकार की गैस मिली होती है, जैसे नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिली होती है। तो उसमें से क्या करता है, ये ऑक्सीजन को जो है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर के शरीर के विभिन्न अंग तक पहुंचा देता है, जिसमें कि ये ग्लूकोज का जो शरीर में विखंडन करने में सहायक होता है। और वो ग्लूकोज शरीर विखंडन होने के बाद वही ग्लूकोज ऊर्जा को मुक्त करता है, CO2 और ऊर्जा को मुक्त करता है। तो ये जो है आरबीसी ग्लूकोज को तोड़ करके ऊर्जा को शरीर में मुक्त करवाता है। और जो विखंडन हुआ ग्लूकोज का, CO2 जो बना, फिर यही हीमोग्लोबिन O2 को छोड़ करके CO2 को लेकर के वापस आ जाता है। हीमोग्लोबिन को देखिए क्या क्या कार्य है। पहला, O2 को ले जाना, CO2 को शरीर से बाहर लाना, इसी के कारण खून का रंग लाल होता है। अब जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को फेफड़ा में पकड़ता है, पकड़ करके शरीर के अंदर ले जा रहा होता है, उस स्थिति में इसको हीमोग्लोबिन को ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहेंगे। ऑक्सी हीमोग्लोबिन को शॉर्ट में HB से प्रदर्शित किया जाता है। हीमोग्लोबिन को शॉर्ट में किससे प्रदर्शित करते हैं, HB से प्रदर्शित किया जाता है। हेलो, वहीं आते वक्त हीमोग्लोबिन जो अपने साथ CO2 को सम्मिलित कर लेता है। उस स्थिति में हीमोग्लोबिन को कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है। क्या कहते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। यदि किसी व्यक्ति का शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हुआ तो उसमें जो रोग उत्पन्न होती है उस रोग को एनीमिया कहा जाता है। उस रोग को क्या कहते हैं, एनीमिया कहा जाता है। दूसरा देख लीजिए, आरबीसी आते वक्त हीमोग्लोबिन जो अपने साथ CO2 को सम्मिलित कर लेता है। उस स्थिति में हीमोग्लोबिन को कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है। क्या कहते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। यदि किसी व्यक्ति का शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हुआ तो उसमें जो रोग उत्पन्न होती है उस रोग को एनीमिया कहा जाता है। उस रोग को क्या कहते हैं, एनीमिया कहा जाता है। दूसरा देख लीजिए, आरबीसी का आकार जो है नियमित होता है, यानी ये जो है ना गोल गोल होता है, बीच में चपटा हो रहता है, गोल रहता है और बीच में चपटा हुआ रहता है। इस प्रकार से जैसे मान लीजिए ये है, ये आरबीसी के आकार हम बना रहे हैं, मान लीजिए गोल है और बीच में ये वाला भाग जो है ना धंसा हुआ चपटा हो रहता है, चॉकलेट की तरह। आरबीसी का जो जीवन काल है लगभग 120 दिन का होता है, यानी हमारा शरीर में 120 दिन तक लगभग जीवित रह सकता है आरबीसी। इधर निर्माण होते जाता है, उधर दूसरी तरफ इसका नष्ट भी होते जाता है। शरीर में नया का निर्माण होते जाता है और बाद में इसका नष्ट होते जाता है। क्षमता लगभग जीवन काल कितना है, लगभग 120 दिन। अब पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि रक्त का निर्माण करना आरबीसी का काम होता है। और आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो बोन मैरो में होता है। शरीर का बोन मैरो, जिसको हिंदी में अस्थि मज्जा कहते हैं। बोन मैरो को हिंदी में अस्थि मज्जा कहते हैं। वहीं देख लीजिए, आरबीसी का यदि कुल संख्या बात करें हमारा शरीर में, तो आरबीसी का जो संख्या है कुल 50 लाख होता है हमारा शरीर में। आरबीसी की संख्या 50 लाख होती है। यदि 50 लाख से कम हुआ तो शरीर में सुस्तीपन आ जाता है। अगर आरबीसी की मात्रा कमी हुआ तो शरीर में सुस्तीपन, यानी शरीर भसियाया हुआ रहता है, कोई भी कार्य को करने में मन नहीं लगता है। वहीं
आरबीसी में लाइसोसोम और केंद्रक नहीं पाया जाता। अब देख लीजिए, लाइसोसोम और केंद्रक आरबीसी में नहीं पाया जाता है। हम लोग जानते हैं कि लाइसोसोम ही किसी भी दूसरा बाहरी बैक्टीरिया या फिर खुद ही कोशिका को, जो खराब कोशिका होता है, या खुद में ही मारने का काम करता है। लाइसोसोम इसीलिए आत्महत्या की थैली के नाम से भी जाना जाता है। अब आरबीसी में देखिए लाइसोसोम नहीं है, तो ये क्या करेगा, खुद का मृत्यु तो कर नहीं पाएगा, भक्षण कर नहीं पाएगा। ये चला जाता है पिलीहाम, चला जाता है। कहाँ जाता है? पिलीहाम चला जाता है। और पिलीहाम यानी स्प्लीन में जाने के बाद जो है ये स्टोर, स्प्लीन क्या करता है, आरबीसी को स्टोर कर लेता है, और स्टोर करने के बाद इसको वहीं पर आरबीसी वहीं पर नष्ट हो जाती है। लगभग इसमें कितना दिन समय लगता है? तो 120 दिन का लगता है। इसीलिए जो पिलीहा होती है यानी स्प्लीन जो होती है, इसको आरबीसी का कब्र कहा जाता है। आरबीसी का कब्र किसे कहते हैं? तो पिलीहा को कहते हैं। किसे कहते हैं? पिलीहा को कहते हैं। अब देख लीजिए, इसका निर्माण हम पहले चर्चा कर दिए, अस्थि मज्जा। आरबीसी में आयरन की मात्रा पाई जाती है। आरबीसी में क्या पाया जाता है? आयरन की मात्रा। अब देख लीजिए, पुरुष में हमने पहले कहा आपको कि पुरुष में जो आरबीसी की मात्रा अधिक पाई जाती है, यानी पुरुष में आरबीसी की मात्रा लगभग 14 ग्राम होता है। कितना होता है? 14 ग्राम होता है। और इसी की वजह से पुरुष का जो शरीर है सख्त होता है। महिला में ही आरबीसी की मात्रा कम होती है, यानी आयरन की मात्रा, आरबीसी में आयरन और आयरन की मात्रा जिसमें ज़्यादा तो उसका शरीर सख्त। महिला में आरबीसी की मात्रा कम, रक्त की मात्रा कम, तो इस वजह से महिला को शरीर जो है पुरुष की शरीर की अपेक्षा थोड़ा सा उतना स्ट्रांग नहीं होती, कोमल टाइप का होती, कड़ा नहीं होता उतना। ठीक है, आरबीसी का कब्र पिलीहा हो गया। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, और जो भ्रूण होते हैं उसमें इसका निर्माण लीवर में होता है। आरबीसी की जो मात्रा है मेल में 14 ग्राम होना चाहिए और फीमेल में 13 ग्राम। और इसकी कमी अगर किसी व्यक्ति में हो गया तो उसको शरीर जो है आलस ज़्यादा महसूस करेगा, कमजोरी अधिक लगेगा शरीर में। इसीलिए आरबीसी की पूर्ति होना शरीर में बहुत ही आवश्यक है। ये था टोटल आरबीसी के बारे में। अब हम लोग जानेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी देख लीजिए, डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम यदि हम कहें फुल फॉर्म, तो इसका होता है वाइट ब्लड सेल। वहीं आरबीसी का क्या होता था? रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कार्पल्स, या डब्ल्यूबीसी का वाइट ब्लड कार्पल्स। इसमें देखिए, आरबीसी में इसका आकार अनियमित होता है और इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, जिस कारण से डब्ल्यूबीसी का आकार अनियमित होता है और इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। इसी कारण से जो डब्ल्यूबीसी का रंग है रंगहीन होता है, इसमें किसी प्रकार का रंग नहीं पाया जाता है। अब ये जो है शरीर में काम कैसे करता है? तो ये जो है आरबीसी डब्ल्यूबीसी शरीर में रोग से लड़ने के काम करता है, रोग से लड़ने में सहायक होता है। जैसे देख लीजिए, शरीर में कोई रोग प्रवेश किया तो डब्ल्यूबीसी आरबीसी क्या करता है? तुरंत इन्फॉर्मेशन दे देता है कि कोई रोग प्रवेश किया, कोई बैक्टीरिया प्रवेश किया है, और इसको रोकने का काम ये डब्ल्यूबीसी करता है। रोकने का काम कौन करता है? तो डब्ल्यूबीसी करता है। अब देख लीजिए, यदि हम इसमें केंद्रक, और हमने इसमें देखा था केंद्रक और लाइसोसोम, तो डब्ल्यूबीसी में जो है केंद्रक नहीं पाया जाता है, सॉरी केंद्रक पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है, और इसकी संख्या हमारा शरीर में लगभग 8 से 10 हज़ार होती है। कितनी होती है? 8,000 से 10,000। जीवन काल की बात करें यदि हम, तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल लगभग 4 दिन का होता है। और इनका जो प्रकार है लगभग कई प्रकार का होता है डब्ल्यूबीसी। एक है जैसे एंटीबॉडी, डब्ल्यूबीसी में ही एंटीबॉडी पाया जाता है, और इनका काम है कि एक्टिव होकर के रहना, यानी डब्ल्यूबीसी को एक्टिव कर देना। किसी भी बाहरी रोग जैसे प्रवेश किया तो एक्टिव कर देता है डब्ल्यूबीसी। वहीं दूसरा है जैसे एंटीबॉडी एक्टिव करने का काम करता है। दूसरा है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या करता है कि बीमारी को भक्षण करता है, नष्ट करता है। किसी भी बाहरी बैक्टीरिया, हानिकारक बैक्टीरिया अगर शरीर में पहुंचा तो उसको नष्ट करता है लिम्फोसाइट। उसी प्रकार से डब्ल्यूबीसी का देख लीजिए अगर तीसरा प्रकार, तो यह है मोनोसाइट। मोनोसाइट सबसे बड़ा होता है। दूसरा है, उसके बाद है न्यूट्रोफिल, उसके बाद है इसोनोफिल, उसके बाद है वोसोफिल। तो इन सब का काम उतना ज़्यादा नहीं है शरीर में। ठीक है, मेन काम क्या है डब्ल्यूबीसी का? रोग प्रतिरोध का काम करना, यानी दूसरे बीमारी से लड़ने का क्षमता शरीर में पैदा करना। अब अगला है देख लीजिए तीसरा, प्लेटलेट। प्लेटलेट को, इसको हिंदी में बिंबाणु भी कहा जाता है। और प्लेटलेट जो हम लोगों के शरीर में प्रति घन मीटर में लगभग 2 से 3 लाख होता है, 2 से 3 लाख होता है। यदि किसी व्यक्ति में प्लेटलेट का शरीर में कमी हो गया तो रक्त का थक्का जो ढंग से बनना चाहिए उतना ढंग से नहीं बन पाता है, कम हो जाती है। और ये जो है इसमें थ्रोम्बोसाइट पाया जाता है। प्लेटलेट में किसकी मात्रा होती है? थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण करता है, और इसीलिए यही थ्रोम्बोप्लास्टिन
चूंकि जम जाता है तो ठोस अवस्था मानने लगती है, वही थ्रोम्बोप्लास्टिन रक्त को जमा देता है। इसीलिए जब किसी व्यक्ति का शरीर कटता है, कटने के बाद खून शरीर से बाहर निकला, जैसे ही वायुमंडल में ऑक्सीजन के संपर्क में आता है वो खून कुछ ही समय में जम जाता है। तो थ्रोम्बोसाइट्स ऑक्सीजन से मिलता है तो क्या बनाता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। और इसकी जीवन काल की बात करें यदि, तो WBC का जीवन काल लगभग मात्र 7 दिन का होता है। लगभग कितना होता है, 7 दिन। इसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता है और इसका काम है जिसकी शरीर में WBC प्लेटलेट्स की मात्रा ज़्यादा है वह किसी भी काम को करने में थकेगा नहीं, जल्दी कोई भी काम को अधिक देर तक एनर्जी के साथ कर सकता है। देख लीजिए इसमें तो और एक बार रिविजन कर लेते हैं हम लोग। जैसे RBC का काम क्या है, तो कि कोई भी शरीर जिसके शरीर में RBC की मात्रा अधिक, उसमें एनर्जी अधिक बना रहेगा, ताकत फुर्तीलापन रहेगा। और वहीं WBC की मात्रा जिसमें उपस्थित है अच्छा से, तो उसको शरीर में किसी प्रकार रोग नहीं होगा, रोग प्रतिरोध का क्षमता कम रूप में काम करता है। और प्लेटलेट्स की उपस्थिति के कारण व्यक्ति थकता नहीं है जल्दी। प्लेटलेट्स की पूर्ति के लिए आप मिल्क या फ्रूट फल वगैरह अच्छा से यूज कर सकते हैं, या रेशेदार जो कोई सब्जी सब है ये सब का यूज कर सकते हैं। बाकी RBC WBC की पूर्ति कैसे करें इसका सलाह हम नहीं दे सकते हैं, ये खतरनाक साबित हो सकता है। इसके लिए आपको डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत पड़ सकती है। बाकी यदि आपको कोई भी कन्फ्यूजन है रक्त से रिलेटेड तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई देने का। जय हिंद।